हाँ वकील साहब, ज़रा आप ये बताइए कि अभी अभी जो मौजूदा सरकार के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो इस्तीफ़ा दिया है, इस इस्तीफे का असर सरकार पर क्या पड़ेगा? मैं लक्ष्मेश्वर नाथ शर्मा, एडवोकेट, पूर्व अध्यक्ष द लॉयर्स एसोसिएशन रामगढ़ वाराणसी। प्रधान जी ने प्रधानमंत्री की दुर्गति करा दिया इस्तीफा देते थे। प्रधान जी को नैतिकता के आधार पर पहले ही इस्तीफा दिए होते, न भाजपा की दुर्गति होती और न प्रधानमंत्री मोदी की दुर्गति होती, क्योंकि परीक्षा पेपर नीट का लीक हो रहा है, बार बार हो रहा है, और आप जो है उस पर कोई नकेल नहीं लगा पा रहे हैं, रोक नहीं पा रहे हैं, और बार बार आप जो है कानून पर कानून बना रहे हैं, उसका कोई असर नहीं हो रहा है, तो ये माना जाएगा कि आप निश्चित तौर पर फेल हैं। और उसके बाद जब छात्र युवाओं ने धरना प्रदर्शन किया तो उनके खिलाफ आपने जिस तरह का सरकार ने डंडा में कील गाड़ करके लाठीचार्ज किया, पैलेट गन का प्रयोग किया, तो इस तरह का व्यवहार एक आतंकवादी के साथ किया जाता है, न कि वो देश के युवा जो हैं, जो छात्र हैं, वो देश के भविष्य हैं। आप भविष्य के साथ इतना गहरा मजाक, इतना गहरा और गंभीर आक्रमण कैसे कर सकते हैं? और देश की क्या इतिहास बनेगा, कि देश के लोग क्या समझेंगे? दुनिया में भारत की थू-थू हो रही है, और इसका एकमात्र जिम्मेदार कोई है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। इनको नैतिकता के आधार पर पहले ही इस्तीफा लेने होते, न इतना बड़ा आंदोलन होता, और न मोदी जी की इतनी बड़ी शिक्षा लेदर होता और किरकिरी होता। क्या इस घटनाक्रम का जो जंतर मंतर पे छात्रों के साथ हुआ है, क्या इसका असर आगामी विधानसभा चुनाव जो 2027 में आने वाला है, इसका असर 2027 में पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि देश का नौजवान छात्र को यह समझ में आ गया कि सिर्फ जुमलों से देश नहीं चलता है, और सबकी धीरे धीरे आंखें खुल गई हैं। अरे भाई, इस नीट पेपर में 22 बच्चों ने अपनी आत्महत्या कर लिया। इसके बावजूद ये बेशर्म सरकार को समझ में नहीं आ रहा है। देश का जवान, देश के छात्र और देश का हर व्यक्ति इस जो है घटना से इतना मर्माहत है, दुखी है, और उसके बाद ये सरकार बेशर्मी की हद पार करके और सोच रही है, इसको अहंकार है, इसको सत्ता का अहंकार कहा जाता है, और तानाशाही व्यवस्था का धोतक कहा जाता है कि हम हैं, हम किसी को नहीं जानते, और यह सोच रहे थे कि हम सरकार में हैं, राजशक्ति मेरे पास है, मैं कुचल दूंगा आंदोलन को। और उसका भरपूर प्रयास भी किया, तानाशाही का पूरा प्रयोग किया, लाठीचार्ज किया, और सारे वह प्रयास किए, और सारे प्रयास जब विफल हो गए तो थूक कर चाटते हुए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया, जिसका परिणाम होगा अब 2027-2029 में भाजपा की बुरी तरह पराजय होगी, और इस देश में एक परिवर्तन की लहर अंडर करंट चल रहा है, और वो निश्चित रूप पर राहुल गांधी के साथ जाएगा, कांग्रेस के साथ जाएगा, और यह जो लोग भ्रम पाले हुए हैं, मोदी नामा और जुमले नामा, सब खत्म हो चुका है। अब उसका कोई असर होने वाला नहीं है। देश की जनता बखूबी समझ गई है और जान गई है कि इस सरकार को, क्योंकि इस देश की सरकार ने इस देश को एकदम खंखार बना दिया है। जो व्यक्ति कुर्सी बैठेगा वो सर पकड़ कर बैठेगा, और बड़ी दुर्गति होगी देश चलाने में। इस देश को इन्होंने हर तरह से एकदम नाश कर चुके हैं। हाँ वकील साहब, सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। जी सर, मैं एडवोकेट विवेक कुमार शर्मा, सेंट्रल बार एसोसिएशन का आजीवन सदस्य हूँ। मैं यहाँ से संयुक्त मंत्री प्रशासन का चुनाव विगत कई वर्षों से प्रयासरत हूँ। इस बार उम्मीद है कि इस बार मेरे अधिवक्ता साथी मुझे विजय हासिल करने में पूरा सहयोग करेंगे। मुझे पूरा यकीन और पूरा विश्वास है। वकील साहब, आप सेंट्रल बार एसोसिएशन के प्रत्याशी हैं या बनारस बार एसोसिएशन? जी, मैं सेंट्रल बार एसोसिएशन में प्रत्याशी हूँ।
किस पद के? संयुक्त मंत्री प्रशासन। संयुक्त मंत्री। तो वकील साहब, आपका मुख्य चुनावी मुद्दा क्या रहेगा? देखिए, हमारा मुख्य चुनावी मुद्दा संयुक्त प्रशासन जो होता है वो अपने दायरे में रह करके जो भी कर सकता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि अगर मैं संयुक्त मंत्री प्रशासन बड़ा तो मैं जब तक अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं हो जाएगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारे बार काउंसिल ऑफ इंडिया से लेकर के बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश तक और उससे इतर जितने भी जिला बार के हमारे अधिवक्ता हैं वो सभी ये चाहते हैं कि अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो जाए, लेकिन आज तक हमारे हित में, अधिवक्ताओं के हित में इस प्रोटेक्शन एक्ट को लागू नहीं किया गया। तो मेरा सबसे मूल कार्य और मेरा सबसे मुख्य उद्देश्य यही है कि जब भी मैं बनूं या जब तक मैं रहूं इसको लागू करवा सकूं। दूसरी चीज़, मैं जिस पद पर हूं उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है साफ़ सफाई की। हम लोग बार की एसोसिएशन की जो बिल्डिंग होती है उसके कस्टोडियन होते हैं, उसकी देख रेख, उसकी साफ़ सफाई इत्यादि का सारा जिम्मा हमारे ऊपर होता है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। इसको बहुत से अच्छे लोगों ने पहले भी सुशोभित किया है। उम्मीद करता हूँ कि मुझे भी अवसर मिलेगा। ये मेरा है। और महिलाओं के लिए जितनी भी हमारी बहनें, माताएं बहनें, महिला अधिवक्ता हैं, उनके लिए बैठने का उचित स्थान, वहाँ उनके जलपान इत्यादि की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था और उनके हर प्रकार की सुविधा के लिए जो भी व्यवस्था की जा सकती है उसको उत्तरोत्तर मैं अग्रेसित करना चाहूँगा। यही मेरा उद्देश्य है। चूँकि बनारस कचहरी में अधिवक्ताओं की संख्या काफ़ी बढ़ गई है और ऐसे में जो टीन शेड के नीचे जो है कि अधिवक्तागण जो है कि बैठते चले आ रहे हैं, उस विषय पर आप प्रशासन से क्या मांग करेंगे? जी सर, निसंदेह ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। हम लोग टीन शेड में बैठे हैं। जैसे देखिए, अभी मैं जिस टीन शेड में बैठा हुआ हूँ इसका इतिहास ही 20-25 वर्ष पुराना है। अब ये जो टीन शेड है इसका भी नवीनीकरण होना चाहिए। इसमें बहुत से पंखे पुराने हो चुके हैं। अभी बिजली की आपूर्ति समुचित प्रकार से नहीं है, बहुत से बल्ब गड़बड़ हैं। ये जो टीन शेड है इसका निर्माण होना चाहिए। हमारे पास पर्याप्त ज़मीन है। यदि हम लोग चाहें तो हम लोग अपने अधिवक्ता साथियों को पर्याप्त जगह दे सकते हैं। उसके लिए प्रशासन की और अधिवक्ताओं की सामंजस्य की आवश्यकता है। यदि प्रशासन हमारा साथ दे तो हम यहाँ पर एक अच्छा भवन अधिवक्ताओं के लिए बना सकते हैं। हालांकि हमारे बार के अध्यक्ष जो है उस पर काफ़ी प्रयास कर रहे हैं और उसके अच्छे निष्कर्ष आने वाले हैं। तो अभी हाल में एक बिल्डिंग बन भी रही है। उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि करना, जहाँ पर जगह मिलती है उसका समुचित उपयोग करना, ये महत्वपूर्ण होता है।